नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी आपको बहुत ही नासु तरीके से करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें एनरोल किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ है और मैं बता दूँ आपको कि आरएनयू नर्सिंग क्लासेज स्टूडेंट्स की नंबर 1 चॉइस बनते जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि आपको भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आप भी यदि अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं तो आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के साथ ज़रूर जुड़ें और जो भी इसमें बेनिफिशियल कंटेंट्स और टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं उन टॉपिक्स का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या करना है, आरएनयू नर्सिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और खोलते ही आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्लान, बहुत सस्ते प्लान आपको नजर आएंगे। तो उनको आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना जो टॉपिक आने वाले हैं वो डीएसएसबी के लिए स्पेशल की पॉइंट्स की हम बात करने वाले थे। डीएसएसबी के लिए जो स्पेशल की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट वन, हम 2 सिंपल से वर्ड्स से शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन काम के बहुत है। वो होता है नाम छोटा पर काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वन बात करते हैं अपन, फर्स्ट बात करते हैं टैकीकार्डिया की। चलो बात कर लेते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया, आप देखो ये जो टैकी वर्ड है सबने सुना है। टैकी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज। यदि मान लो किसी भी रेट के अंदर, किसी भी, जैसे चाहे रेस्पिरेशन हो, पल्स रेट हो, सबके अंदर क्या हो, यदि स्पीड बढ़ जाती है और रेट बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन रेट। क्या होता है, इंक्रीज्ड क्या होगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन कर दिया मैंने, ठीक है। यदि हम टैकीपनिया की बात करें, टैकीपनिया की बात करें तो क्या होगा, इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन। क्या होगा, इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन। यदि नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा, नॉर्मल लिमिट से, मान लो कि नॉर्मल लिमिट आपका कितना है, 16 से 24 है, ठीक है। यदि मान लो हार्ट आपकी रेस्पिरेशन रेट 24 से बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, टैकीपनिया बोलेंगे। यदि हार्ट रेट मान लो आपने 100 बीट पर मिनट है, 100 बीट पर मिनट है, इससे ज़्यादा बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। इससे जस्ट अपोजिट क्या होता है, जस्ट अपोजिट क्या होगा, ब्रेडीकार्डिया। क्या होगा, ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। ब्रेडी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज रेट है, ठीक है, डिक्रीज रेट याद रखना है, ठीक है। डिक्रीज रेट, तो कार्डिया मीन्स क्या होता है, हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना, यानी 60 से कम हो रहा है, 60 से कम हो रही है हार्ट रेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। यदि ऐसा ही आ जाए ब्रेडीपनिया, क्या हो जाए, ब्रेडीपनिया। पनिया का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन। पनिया का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है। ब्रेडी का मतलब डिक्रीज, 16 से आपकी या 12 से कम आपकी यदि हर रेस्पिरेशन रेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेडीपनिया। तो ये टैकी और ब्रेडी का था, ठीक है, टैकी और ब्रेडी का था। अब एक क्वेश्चन और आता है आपके सामने, एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको कि जो स्किन का कलर होता है, स्किन का जो कलर होता है वो स्किन का कलर किस पे डिपेंड होता है, स्किन का कलर जो है वो किस पे डिपेंड होता है, कौन सा पिगमेंट है जो स्किन का कलर डिसाइड करता है, तो वो क्या होता है, मिलेनिन। क्या होता है, मिलेनिन। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। बड़े क्वेश्चन आपने सॉन्डर्स पढ़ लिए, एनक्लेक्स, मोसबी, जितनी एनक्लेक्स आनी थी सारी की सारी पढ़ ली, लेकिन हम करवा रहे हैं आपको रिवीजन। नया टॉपिक कुछ नहीं पढ़ाएंगे आपको, जो पढ़ना था, जो आज तक पढ़ लिया, जो आपके कंटेंट्स थे उनको ही आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो मिलेनिन का कलर, यदि मिलेनिन का सीक्रेशन ज़्यादा होता है तो स्किन का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क होगा। स्किन का कलर क्या होगा, डार्क होगा। क्लियर है। उसके बाद में एक वर्ड आता है पल्स एल्ट्रेंस। बताइए कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में करिए, पल्स एल्ट्रेंस क्या होता है। पल्स एल्ट्रेंस का मतलब क्या होता है कि जो पल्स होती है, एक जो पल्स है, जैसे मान लो ये आया आपका, ये पल्स आया, इतना हो गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा हो गया। इसमें से क्या होता है, यदि मान लो एक जो है वो स्ट्रोंग पल्स आए, ठीक है, एक आपकी स्ट्रोंग पल्स आए, और जो सेकंड है वो क्या है, वीक आए। क्या है, वीक आए, सेकंड वाली, ठीक है। सेकंड वाली यदि मान लो वीक आती है तो आप उसको क्या बोलेंगे, पल्स एल्ट्रेंस। और ये किसका सिम्टम होता है, किसका होता है, हार्ट फेल्योर का। हार्ट फेल्योर याद कर लेना भैया, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। समझ में आया होगा आपको कि पल्स एल्ट्रेंस क्या होता है। नहीं समझ में आया तो देख लो। पल्स एल्ट्रेंस का मतलब होता है जो आपकी हार्ट रेट होती है, पल्स रेट जो होती है वो पल्स रेट एक स्ट्रॉन्ग आना और दूसरी क्या आना, वीक आना, वो कौन सी होती है आपकी पल्स एल्ट्रेंस। ठीक है, पल्स एल्ट्रेंस के बाद में आता है पल्स डेफिसिट। ठीक है, पल्स डेफिसिट क्या होता है, यदि मान लो पल्स डेफिसिट नाम सुना होगा आपने, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। पल्स डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस किस किस के बीच में, जो दो पल्स होती हैं। ठीक है, जो दो पल्स होती हैं उसका डिफरेंस। जैसे मान लो आपकी एक आ गई एपिकल पल्स। अब एपिकल पल्स कहाँ पे मेजर करते हैं अपन, हार्ट के ऊपर। ठीक है, हार्ट के ऊपर, यानी हार्ट रेट होती है। ठीक है, एक होती है आपकी एपिकल पल्स और दूसरी होती है आपकी एपिकल के बाद में जो रेडियल पल्स है, दूसरी जो होती है रेडियल पल्स है। ठीक है, रेडियल पल्स। इन दोनों पल्स के अंदर, ठीक है, इन दोनों पल्स के अंदर यदि किसी टाइप का डिफरेंस आपको नजर आता है तो उसको क्या बोलेंगे, पल्स डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस कैसे, वो भी बता देता हूँ। मान लो एपिकल पल्स आपको 100 बीट पर मिनट नज़र आ रही है और रेडियल पल्स जो है वो 50 बीट पर मिनट आ रही है। इतना तो डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इतना मान सकते हैं 90 बीट पर मिनट आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका पल्स डेफिसिट हो गया। और कोई भी हार्ट वाल्व जो होते हैं उनकी डिजीज होती है, कोई भी डिजीज होती है, उस डिजीज के अंदर ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है। पल्स डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डीएसएसबी में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर जिसको बच्चे जो होते हैं वो गलत करते हैं। तो दो वर्ड मैंने बताए, एक पल्स डेफिसिट और दूसरा था पल्स एल्ट्रेंस। क्या होता है पल्स एल्ट्रेंस, ये पल्स एल्ट्रेंस क्या होता है आपका, यानी एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरी वीक पल्स, फिर दूसरी स्ट्रॉन्ग, फिर चौथी, ऐसे अल्टरनेटिवली क्या आना, वीक और स्ट्रॉन्ग पल्स आना, जो किस में देखने को मिलती है, हार्ट फेल्योर के अंदर देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, हार्ट फेल्योर। आई थिंक दोनों का कंफ्यूजन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट छोटी सी लाइन का। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं एपनिया, APNEA, एपनिया, और एक होता है EUPNEA, ये होता है एपनिया और यूपनिया। ठीक है, एपनिया और यूपनिया को क्या बोलते हैं, यदि मान लो एपनिया का मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, क्या होना, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं मेरे दोस्त उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन गलत यहीं पे होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लिए, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ लिए, सारे याद कर लिए, लेकिन इन चीज़ों को छोड़ दिया आपने। और इन्हीं चीज़ों को कवर कराने के लिए मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि डीएसएसबी के अंदर आपको 100 टर्मिनोलॉजीज, 100 जो क्वेश्चंस होते हैं जो मैक्सिमम कवरेज रखते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा था, पहला था आपका एपनिया, दूसरा है यूपनिया। यूपनिया का मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्या होना, नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्या होना, नॉर्मल रेस्पिरेशन। यदि मान लो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है तो उसको क्या बोलेंगे, यूपनिया बोलेंगे। ठीक है, यदि इसी के साथ में यहाँ पे लग जाए डिस्निया, ठीक है, इसी के साथ में यदि डिस्निया लग जाए तो डिस का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी। ठीक है, डिस का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी। क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होना क्या होता है, यानी कोई मरीज आपके पास में हाँफते कि डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रहा, तो वो वाली कंडीशन कौन सी होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, विजिंग साउंड कौन सी होती है, ठीक है, विजिंग साउंड कौन सी होती है, म्यूजिकल साउंड जो एक्सपीरियंस होता है, स्पेलिंग लिख रहा हूँ, विजिंग साउंड है, विजिंग साउंड। हाई पिच और म्यूजिकल या इंस्ट्रूमेंटल साउंड है। ड्यूरिंग, म्यूजिकल या ड्यूरिंग कब करते हैं, जब पेशेंट क्या करता है, एक्सपीरेशन करता है। क्या करता है, एक्सपीरेशन करता है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन के टाइम में यदि मान लो हाई पिच्ड और म्यूजिकल साउंड या इंस्ट्रूमेंटल साउंड आ रही है एक्सपीरेशन के टाइम में, बट सम टाइम, कुछ टाइम में, कई बार क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम में भी देखने को मिलती है। इंस्पिरेशन के टाइम में भी ये म्यूजिकल साउंड देखने को मिलती है। और ये क्या होता है, हाई पिच और म्यूजिकल साउंड जो होती है वो देखने को मिलती है आपको। और ये किस में देखने को मिलता है, ये होता है आपका ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई के ऑब्स्ट्रक्शन में। ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई
ब्रोंकाई ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी टाइप का हो रहा है, उस ऑब्स्ट्रक्शन में आपको देखने की मिलेंगी कौन सी, व्हीजिंग साउंड, याद कर लेना, ठीक है। ब्रोंकाइटिस वगैरह जो होते हैं, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, उस ब्रोंकाइटिस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं आपके कौन से, ये व्हीजिंग साउंड्स, ठीक है। व्हीजिंग साउंड्स के बाद में हम बात करेंगे बायोट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। बायोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है, अल्टरनेट एपनिया आता है इसके अंदर, क्या होता है, बायोट्स रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, बायोट्स रेस्पिरेशन, अल्टरनेटिव का मतलब होता है 2:3 भी आ सकता है, अल्टरनेट भी आ सकता है, ठीक है ना। एपनिया, एपनिया एक चीज तो आती है इसके अंदर, साइक्लिक ब्रीदिंग होती है। पीरियड ऑफ एपनिया रिजल्ट फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, यानी ब्रेन इंजरी की वजह से बार बार क्या होता है, बायोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है, पीरियड्स ऑफ एपनिया आता है। पेशेंट जो होता है ना ऐसे करता है, ठीक है। ये वाली जो पैटर्न होता है ना वो कौन सा होता है, बायोट्स रेस्पिरेशन। और ये जो न्यूरोलॉजिकल, जैसे मान लो कि ब्रेन इंजरी हुई है पेशेंट को, उस ब्रेन इंजरी वाले केस के अंदर कौन से रेस्पिरेशन देखने को मिलेंगे, बायोट्स रेस्पिरेशन। अल्टरनेटिवली क्या दिखेगा पेशेंट को, अल्टरनेटिवली क्या दिखेगा उसको, एपनिया देखने को मिलता है। क्लियर है। एपनिया के बाद में आपका था चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसके लिए आपको याद रखना है, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होता है, चाइनीज, ठीक है, पीरियड्स ऑफ हाई एपनिया विथ हाइपर एपनिया, याद रखना है, पीरियड्स ऑफ एपनिया विथ हाइपर एपनिया, क्या होता है, हाइपर एपनिया, ठीक है ना। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, पीरियड्स ऑफ एपनिया विथ हाइपर एपनिया होता है। ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वो इंक्रीज रेट और जो डेप्थ होती है वो बढ़ जाती है, उस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी, मान लो रीनल फेल्योर हो गया पेशेंट को, क्या हो गया, रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर के केस में, ब्रेन इंजरी के केस में हो सकता है, ब्रेन इंजरी के केस में हो सकता है, हार्ट फेल्योर के केस में हो सकता है, हार्ट फेल्योर के केस में हो सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है याद कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बार पूछे जाते हैं और आपको हमेशा ये क्वेश्चन याद ही रखने हैं, क्योंकि इनमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में एक और आता है कुस्माउल्स रेस्पिरेशन, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, कीटोएसिडोसिस होता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, तो उसमें कौन सा होता है आपका, कुस्माउल्स रेस्पिरेशन। क्या होता है, कुस्माउल्स रेस्पिरेशन, ठीक है। दोनों में क्या याद रखना है, वही कुस्माउल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एबनॉर्मली हाई रेट और डेप्थ जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी इसके अंदर क्या होती है, डेप्थ और रेट दोनों बढ़ जाती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। अब सर बात ये आती है कि कुस्माउल रेस्पिरेशन और चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको याद रख लेना है, इसके अंदर डिफरेंस कि चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन जो है ना वो तो आपको याद रखना है किससे, चाइनीज आइटम से, ठीक है। चाइनीज कोई भी आइटम लाते हैं, चलाते हैं, बीच में रुक जाता है, फिर चलाते हैं। मान लो कुछ भी आपने बचपन में खिलौने खेले होंगे, उससे कई बार क्या होते हैं, चाइनीज वाले कहीं भी रुक जाते हैं, ठीक है। चाइनीज आइटम पे भरोसा नहीं होता। मोदी जी ने क्या लाया, मेक इन इंडिया लेके आए, क्यों, क्योंकि चाइनीज वाले बंद हो जाते हैं, जहाँ मन करे वहीं पे बंद हो जाते हैं। चाइनीज वेंटिलेटर ले आओगे कल पेशेंट के पास भी, उधर आपने देखा नहीं और पेशेंट का वेंटिलेटर बंद, पेशेंट खत्म, ठीक है। तो चाइनीज से याद रखना है हाइपर एपनिया विथ एपनिया, हाइपर एपनिया विथ एपनिया, जिसमें रेट और डेप्थ जो होती है वो इंक्रीज होती है, प्लस सीजेशन ऑफ, यानी बीच में क्या होता है, एपनिया भी होता है। और इसके अंदर क्या होता है, कुस्माउल रेस्पिरेशन में डेप्थ और जो रेट होती है दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है। आई थिंक समझ में आया होगा, दोनों चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी कि रेट और डेप्थ दोनों की दोनों क्या होती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अब कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि मान लो आपने ब्लेडर ऑफ कफ यानी बीपी इंस्ट्रूमेंट का जो ब्लेडर था वो आपने वाइड कर दिया, ठीक है, वाइड कर दिया, यानी कि आपने इसको वाइड का मतलब चौड़ा यूज कर लिया आपने। दो चीजें होती हैं, कफ जो होता है एक लूजली और एक वाइड। क्वेश्चन कई बार यह आता है कि ब्लेडर का जो कफ था वो बहुत ही चौड़ा था, ठीक है, तो उसके अंदर रीडिंग आने के चांसेस कौन से होते हैं, तो इसमें आपको बता दूं फॉल्स लो रीडिंग, कौन सी आएगी, फॉल्स लो रीडिंग, याद रख लेना। यदि मान लो टू नैरो, यदि यही ब्लेडर ऑफ कफ जो था वो टू नैरो हो गया, ठीक है, बच्चों का
छोटे बच्चों का अपन ने कफ यूज कर लिया बीपी चेक करते टाइम में, तो क्या होगा, फॉल्स क्या आएगी, फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। क्या आएगी, हाई रीडिंग आएगी, फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। याद रख लेना, बच्चों का कफ यदि अडल्ट में आपने यूज कर लिया तो रीडिंग क्या आएगी, हाई होगी। यदि अडल्ट का कफ आपने बच्चों में यूज कर लिया तो रीडिंग क्या आएगी, लो आएगी। तो कभी भी ये नहीं करना है, बच्चों का कफ बच्चों के अंदर यूज करना है। और मान लो आपने क्लिनिक कर दिया, चलो ठीक है हम तो आपसे क्लिनिक चलाएंगे, और वहाँ एक ही कफ ला के बैठ गए, अडल्ट वाला बच्चे आए, बच्चों को आपने चेक कर रहे हो, तो उसमें क्या आएगी, आपकी रीडिंग जो होती है वो लो आएगी। अब बात आती है कि मान लो कफ जो है वो आपने लूज रखा है, ब्लेडर कफ जो है, ब्लेडर कफ आपने लूज रखा है, ठीक है, लूज रखा है, तो आपकी रीडिंग कैसे आएगी। यदि मान लो आपने लूज रखा है तो आपकी रीडिंग कैसी आएगी, उसके बारे में बताओ। यदि आपने लूज रखा है तो फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। क्या आएगी, फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। क्या आएगी, हाई रीडिंग। सबके सब गलत होंगे, ये जितने भी कर रहे हैं वो सारे के सारे गलत होंगे। अब यदि मान लो टू टाइट कर दिया आपने इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, ठीक है, टाइट कर दिया तो क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, टाइट करने की वजह से फॉल्स लो रीडिंग आएगी। क्या आएगी, फॉल्स लो रीडिंग आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। क्लियर है। अब यदि मान लो आपने बीपी कफ जो था, बीपी कफ जो था, ठीक है, उसको डीफ्लेट कर रहे हो आप, ठीक है, डीफ्लेटिंग कर रहे हो। बीपी कफ को यदि मान लो आपने डीफ्लेट किया है, और डीफ्लेट किया आपने स्लोली, ठीक है, डीफ्लेट किया आपने स्लोली, तो कैसी रीडिंग आएगी। डीफ्लेट आपने मान लो स्लोली डीफ्लेट किया तो रीडिंग कैसी आएगी, उसके लिए मैं आपको बता दूंगी, फॉल्स हाई डायस्टोलिक रीडिंग आएगी। क्या आएगी, फॉल्स हाई डायस्टोलिक रीडिंग। क्या आएगी, डायस्टोलिक रीडिंग। यानी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर में आपको पता है कि पहला क्या होता है, बीपी के अंदर चेक करते हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जिसको पता नहीं होता है ये बोलते हैं ऊपर वाला, और ये होता है नीचे वाला। कौन सा होता है, ठीक है, सिस्टोलिक होता है आपका 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg। यदि मान लो 120 mm ऑफ Hg 140 से ऊपर चला गया तो पेशेंट को क्या बोलेंगे अपन, हाइपरटेंसिव। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंसिव। ठीक है सर, इसके अलावा आपने डायस्टोलिक के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, 90 mm ऑफ Hg से ऊपर चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। मरीज को क्या होगा, हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे आपने बीपी लेते टाइम में जो आपने कफ डिफ्लेट कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे हवा, उस टाइम में यदि आपने धीरे धीरे इसको रिलीज किया, उस टाइम में डायस्टोलिक जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, हाई डायस्टोलिक रीडिंग होगी। ठीक है, यदि मान लो टू क्विकली होगा तो दूसरा कौन सा होगा, लो सिस्टोलिक होगा। टू क्विकली किया तो लो सिस्टोलिक एंड हाई डायस्टोलिक बीपी, हाई डायस्टोलिक बीपी आएगी उसकी। क्लियर है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ओके, आपके सामने लिखे हुए बीपी कफ को आपने मान लो कि डिफ्लेट किया स्लोली, बीपी कफ को आपने डिफ्लेट किया स्लोली, उस सिचुएशन के अंदर आपकी जो रीडिंग है वो कैसी आएगी, फॉल्स हाई डायस्टोलिक रीडिंग आएगी। आपने टू क्विकली कर दिया तो लो सिस्टोलिक और हाई डायस्टोलिक रीडिंग आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका बोल रहा है कि यदि मान लो आर्म बिलो द हार्ट लेवल, आर्म जो है वो आपकी बिलो द हार्ट लेवल है तो कैसे आएगी, आर्म बिलो द हार्ट लेवल से नीचे है, ठीक है, हार्ट लेवल से नीचे है तो रीडिंग कैसी आएगी, हार्ट लेवल से नीचे है तो रीडिंग कैसे आएगी आपकी, वो आएगी फॉल्स लो रीडिंग। कौन सी आएगी, फॉल्स लो रीडिंग। और यदि मान लो आपकी जो आर्म है वो अबोव द हार्ट लेवल है, कहाँ है, हार्ट लेवल से ऊपर है, ठीक है, हार्ट लेवल से ऊपर है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका
हार्ट लेवल से ऊपर है तो फॉल्स हाई रीडिंग। कैसा होगा? फॉल्स हाई रीडिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपने इनमें से इंपॉर्टेंट जो है ना वो याद रखना, ये चारों, ठीक है, ये वाले आर्म जो है उससे बिलो, आपने हार्ट से बिलो जो है उसको आर्म रखा है तो फॉल्स लो रीडिंग आएगी, लो रीडिंग आएगी, याद रखना, गलत नहीं करना है। आपने हार्ट लेवल से नीचे, जैसे यहाँ पे लेटा हुआ पेशेंट और आपने बीपी इंस्ट्रूमेंट और भी नीचे रख दिया, ठीक है, तो उसको क्या होगा? लो रीडिंग आएगी। और यदि आर्म अबव द हार्ट लेवल रख दिया तो आपकी क्या होगी? फॉल्स रीडिंग। पेशेंट को ही बोल दिया ऊपर कर लो हाथ, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैसी आएगी? हाई। ऊपर मतलब हाई, नीचे कर लिया इसका मतलब लो आएगा। क्लियर है? उसके बाद में चल करते हैं आगे। अगला जो है वो टॉपिक अपना आता है, ठीक है, इसको रिवाइज करो कि क्या क्या चीज़ें अपने बात करी हैं। इसके बाद में आपको पता है कुछ एब्रीवेशंस जो हैं, उन एब्रीवेशंस की हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक होता है किसी ड्रग का, देखो ड्रग क्या होती है, मेन चीज़ तो ड्रग के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ड्रग क्या होती है? वो केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, सब्सटेंस होता है जो बॉडी के फंक्शंस को अल्टर करता है, ठीक है, अल्टर करता है। और यदि ये अल्ट्रेशन किसी डिजीज कंडीशन के लिए, किसी डिजीज कंडीशन के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं तो सीधी सी बात क्या होती है? वो ड्रग होती है। ड्रग के लिए अपन को सिंपल सा अभी तो यही याद रखना है कि ड्रग का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो कि क्या करता है? बॉडी के फंक्शंस को अल्टर करता है, उसको ड्रग बोलते हैं, ठीक है। ड्रग के बाद में आता है कुछ वर्ड आपके सामने, फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी की हम बात करें, स्टडी ऑफ ड्रग की स्टडी करना, किसके ऊपर? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर यदि अपन स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फार्माकोलॉजी। अब इसी के साथ में और टर्मिनोलॉजी आती है आपकी, फार्माकोपिया, ठीक है, फार्माकोपिया, जिसको इंडियन फार्माकोपिया भी बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया। ये इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है? किसी भी ड्रग के पास में आपने आईपी नाम देखा होगा, ड्रग जो होती है उसके नाम के आगे आईपी देखा होगा, उस आईपी का मतलब क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। और इंडियन फार्माकोपिया वो एजेंसी है, वो इंस्टीट्यूट है जो ईच एंड एवरी जो ड्रग होती है उस ड्रग के निर्माण से लेकर उसको डिस्पेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन तक की पूरी गतिविधि जितनी भी होती है उनको क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। यानी ये ऐसा ना हो कि कोई ड्रग मार्केट में ऐसे आ गई जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है और वो ड्रग जो है ना किसी पब्लिक को क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है। तो उस सिचुएशन को क्या कौन कंट्रोल करता है? इंडियन फार्माकोपिया, आईपी जो होता है वो आपका कंट्रोल करता है। क्लियर है? अब एक नाम ये सुना होगा, काइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। काइनेटिक का मतलब क्या सुना है आप लोगों ने? मूवमेंट। क्या नाम सुना है? मूवमेंट। ड्रग जो होती है वो ड्रग बॉडी के अंदर कैसे मूव करती है? कहने का मतलब बॉडी, व्हाट नाम सुना होगा, व्हाट बॉडी डज फॉर ड्रग के लिए बॉडी क्या करती है? उसको एब्जॉर्प्शन से लेकर उसके मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक। यानी ड्रग बॉडी में जो मूवमेंट करती है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनामिक का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ द ड्रग। क्या होता है? एक्शन ऑफ द ड्रग। अब यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया कि बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है, तो उसके अलावा जो ड्रग जो होती है वो ड्रग बॉडी के लिए क्या करती है? व्हाट ड्रग डज फॉर बॉडी, ठीक है, बॉडी। यानी फार्माकोडायनामिक ड्रग का एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक ड्रग का मूवमेंट होता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड और होते हैं। एक होता है थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग।
थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग क्या होता है? थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग का मतलब होता है कि कोई भी, यदि मान लो कोई भी ड्रग किसी भी डिजीज को ट्रीट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। यानी मेडिकेशंस के रेस्पॉन्स में, जैसे आपकी नाइट्रोग्लिसरीन है, वो क्या करती है? जो MI का पेशेंट होता है उसमें चेस्ट पेन को रिलीव करती है। ये जो चेस्ट पेन है ना, ये इसका क्या है? थेरेपेटिक इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट क्या होता है? इस साइड इफेक्ट के बारे में यदि हम बात करें, साइड इफेक्ट किसको बोलते हैं? साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि ये पहले से नोन होता है। क्या होता है? पहले से नोन होता है, लेकिन अनप्रिवेंटेबल होता है। ठीक है, वेल नोन बट अनप्रिवेंटेबल जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? साइड इफेक्ट। जैसे मान लो आपने फीवर की टेबलेट ली, फीवर के लिए आपने पैरासीटामोल लिया, PCM लिया। इस PCM का साइड इफेक्ट होता है मान लो हेडेक। ठीक है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, या फिर गैस्ट्रिक नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। अब नोजिया वोमिटिंग कंपनी को और इंडियन फार्मा को क्या को पता है? नोजिया और वोमिटिंग पता है उनको कि ये होते हैं, लेकिन इनको क्या कर सकते? दूर नहीं कर सकते। और ये जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि PCM से आपको वोमिटिंग हो रही तो मुझे भी हो। जैसे मान लो किसी मरीज को हम ट्रामाडोल देते हैं, ट्रामाडोल इंजेक्शन देते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर वोमिटिंग होती है, ठीक है, और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें नो वोमिटिंग होती है। तो ये क्या होते हैं? अनप्रिवेंटेबल होते हैं और वेल नोन होते हैं। इनके बारे में क्या होता है? पहले से हमें पता होता है इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट। अगला जो इफेक्ट होता है वो आता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अनडिजायरेबल। याद रखने आपको मीनिंग जो है ना इनका, वो वर्ड मीनिंग याद रखना है। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? किसी को नहीं पता था कि एडवर्स इफेक्ट ये भी आ जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं पता था कि ये क्या होते हैं? सडन आते हैं इंडिविजुअल के अंदर। स्पेसिफिक जब बनाया था मेडिसिन तब भी नहीं पता था कि ऐसे इफेक्ट भी आएंगे। तो ये क्या होते हैं? आपके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं कुछ। एक होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स, एक आता है आपका टॉक्सिक इफेक्ट्स। कुछ मेडिसिन जो होती हैं उनके कुछ इफेक्ट जो होते हैं वो टॉक्सिक्स होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स का काम करते हैं बॉडी के लिए। जैसे मॉर्फिन जो होता है, वो मॉर्फिन जो होती है ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है। याद रख लेना इसको भी। मॉर्फिन जो होती है कोजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी। अब देखो ये सर ये तो वेल नोन है, आपने बताया क्यों नहीं? एडवर्स साइड इफेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन ये जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी सीरियस होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एलर्जिक रिएक्शंस आपको पता है क्या होती हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एलर्जिक रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा DSSB के अंदर मैं आपको बताऊं तो DSSB के अंदर शॉर्ट जो टर्मिनोलॉजी होती हैं वो भी आती हैं। शॉर्ट टर्मिनोलॉजी सबको पता है लेकिन कंफ्यूज सब होते हैं। शॉर्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात करें, ठीक है, AC नाम होगा। AC जो होता है, AC का नाम सुना होगा, बिफोर द मील। कौन सा होता है? बिफोर द मील, खाने से पहले। दूसरा PC आ जाए आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद में। PC आ गया खाना खाने के बाद में। यदि AM और PM आ गया, ये तो सबको पता है। AM का मतलब दोपहर से पहले और PM का मतलब होता है दोपहर के बाद में। AM और PM सबको पता है। उसके बाद में क्या आता है आपका? OD आ गया। OD का मतलब वंस ए डे, यानी दिन में एक बार दवाई लेनी है आपको। दिन में एक बार दवाई लेने वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? OD बोलते हैं। यदि इसी के अंदर BD मिल जाए आपको, BD पीने वाली नहीं, BD का ड्रग का प्रेस्क्रिप्शन होता है दिन में 2 बार। दिन में दो बार जो यूज होती है वो BD। और TDS का मतलब दिन में 3 बार। ठीक है, और QID का मतलब QID दिन में
4 बार, ये देनी है आपको 24 आवर्स में 1 बार, ये देनी है 24 आवर्स में 2 बार, यानी 12 घंटे से देना है आपको, ठीक है, ये जो दवाई होती है। इसके अलावा ये TDS वाली क्या करनी है आपको 8-8 घंटे पे देनी है, ठीक है, ये देनी है आपको 8-8 घंटे पे, और QID वाली देनी है 6-6 घंटे पे, ठीक है, 6-6 घंटे पे आपको दिन में 4 बार देनी है। रात में मरीज सो रहा है तो उसको भी उठा के अपन को क्या करनी है, दवाई देनी होती है। क्लियर है। इसके बाद में स्टेट का मतलब होता है, स्टेट क्या होता है, STAT, स्टेट का मतलब होता है अभी देना है और एट वंस, सिर्फ एक बार देना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है स्टेट ऑर्डर को, ठीक है। स्टेट में कोई भी मेडिसिन आपको दिला रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, एक बार देनी है आपको स्टेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, एक आता है आपका SOS, ठीक है, एक होता है SOS। SOS का मतलब होता है इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली। सही लिख रहा हूँ क्या, SOS का मतलब होता है इमीडिएटली, सही बात है क्या, नहीं, इमीडिएटली नहीं होता है। SOS का मतलब क्या होता है, व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हेन रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, SOS प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, चलो ये तो आपको पता है, IM, IV, SC, ID, इनका तो लगा दोगे। ये IV का क्या होता है, इंट्रावीनस, क्या होता है, इंट्रावीनस, क्या होता है, इंट्रावीनस। IM का क्या होता है, इंट्रा मस्क्यूलर, कौन सा होता है, इंट्रा मस्क्यूलर। IC का मतलब क्या होता है, ID का इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल। SC का मतलब क्या होता है, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। ये तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो तो आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़े होंगे। लेकिन मान लो आपके सामने, यदि आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाए AD शॉर्ट एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ। AD शॉर्ट एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ। इसका मतलब होता है राइट ईयर, क्या होता है, राइट ईयर, ठीक है, राइट ईयर। AD का मतलब होता है राइट ईयर, और AS का मतलब क्या होता है, AS लेफ्ट ईयर। याद कर लेना भैया, ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको कहीं भी क्वेश्चन में नहीं मिलने वाली, ये छोटी चीज़ें हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है AD और AS का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यदि मान लो AU लिखा आ जाए, AU लिखा आ जाए, उसका मतलब होता है ईच ईयर, ईच ईयर जो होता है वो AU होता है, ठीक है। और OD आ जाए, OD आ जाए, OD आ जाए तो OD जो होती है वो किसके लिए यूज होती है, आई के लिए यूज होती है। आई के अंदर क्या होता है, राइट आई के लिए यूज होता है। कौन सी के लिए, राइट आई के लिए OD यूज होगा। OD कार नहीं है बैठने वाली, राइट आई की बात है। यदि OD के पास में OS आ जाए, ठीक है, OS आ जाए तो वो होती है आपकी लेफ्ट आई। कौन सी होती है, लेफ्ट आई। OS से होती है वो लेफ्ट आई होती है, ठीक है। OU आ जाए, OU लिखा हुआ जाए, वो होता है आपका ईच आई। कौन सी होती है, ईच आई। कौन सी बोलते हैं उसको, ईच आई। OU का मतलब क्या होता है, ईच आई। क्लियर है। ईच आई के बाद में यदि मान लो आपके सामने ये आ जाए QH का मतलब आ जाए, लिखा हुआ आ जाए शॉर्ट एब्रीवेशन, एग्जाम के अंदर ये आ गया आपका कि QH आ गया, QH लिखा हुआ आ गया। QH का मतलब क्या होता है, QH की फुल फॉर्म क्या होगी, QH का मतलब होता है एवरी, कितना होता है QH का मतलब 4 आवरली, या एवरी आवरली, सॉरी एवरी आवर, हर एक आवर के अंदर, हर एक घंटे के अंदर जो होता है वो QH आता है। क्लियर है। Q4H आता है एवरी 4 आवर के लिए, Q और 4H एवरी 4 आवर, और Q6H ये आ जाए वो आता है 6 आवर्स। ये आते हैं शॉर्ट एब्रीवेशंस आपके। क्लियर है। अब देखो इसके अलावा भी आपको पता है कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यदि हम देखें तो अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अगली स्लाइड पे यदि मान लो 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है कैल्सीटोनिन, एक होता है कैल्सीटोनिन, और एक होता है PTH, पैराथार्मोन, PTH। 2 हार्मोन है कैल्सीटोनिन और PTH, कैल्सीटोनिन और PTH। कैल्सीटोनिन और PTH का काम क्या होता है, ठीक है। देखो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। पहले की हम बात करते हैं कैल्सीटोनिन,
कैल्सिटोनिन क्या काम आता है? देखो कैल्सिटोनिन को याद ऐसे रखना है आपको। कैल्सिटोनिन का मतलब क्या होता है? कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को क्या करती है? कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करती है, बढ़ाती नहीं है। नाम से ऐसा लग रहा है कि कैल्शियम की तो हेल्प करेगा ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको इस नाम से याद रखना है कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये कैल्सिटोनिन जो होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है। कैल्सिटोनिन का मतलब कैल्शियम का कोई साथ नहीं देता है, ये कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसी के अगेंस्ट में यदि हम पीटीएच की बात करें, पैराथ हार्मोन जो होता है, ठीक है, ये पैराथ हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? अपोजिट में वर्क करते हैं। कौन कौन से? कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन, ठीक है, पैराथ हार्मोन, ठीक है, जो क्या होती हैं आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करते हैं, अब एक वर्ड बोलूँ मैं आपको, पीनियल ग्लैंड। कौन सा? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की हम बात करें कि पीनियल ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या करती है? पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? मिलेटोनिन का सीक्रेशन। मिलेनिन नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, मिलेटोनिन का, ठीक है, मिलेटोनिन का सीक्रेशन करना, जो किसके लिए काम में आता है? क्रिकेडियम साइकिल वगैरह को मेंटेन करने के काम में आता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये होता है कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रिनल ग्लैंड आपकी एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या करती है? एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। किसके लिए? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। वो कौन सी होती है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है? इसके बाद में यदि हम बात करें कि इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन का नाम सुना होगा, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेनेंस करना। यदि मान लो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होती है, जिससे नॉर्मल होता है। और नॉर्मल कितना होता है? 70 to 110 mg, ठीक है, पर डीएल होता है, ठीक है, 70 से 110 mg पर डीएल होता है। इंसुलिन क्या करती है? उसके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में क्या होती है? डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में क्या होता है? इंसुलिन का वर्क नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। अब बात आती है, सर ये इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होती है? ये पैनक्रियाज के आइसलेट से सीक्रेट होती है। आइसलेट जो सेल्स होती है वो सेल सीक्रेट करती हैं किसको? इंसुलिन को। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है इंसुलिन के लिए कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होती है? आपकी आइसलेट्स ऑफ पैनक्रियाज। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करें कि इंसुलिन का एक्शन, आपको बता ही दिया कि इंसुलिन का काम क्या होता है। ओके, उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है आपका इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन होता है वो? कि आपकी जो पैनक्रियाज होता है, आपका जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है। अब सर बात ये आती है, एंडोक्राइन का मतलब क्या होती है? वो ग्लैंड जो अपने सीक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो ब्लड से बाहर डालती हैं, टिश्यूज के अंदर डालती हैं, किसी भी कैविटी में डालती हैं, उसको क्या करते हैं? उसको हम एक्सोक्राइन। तो पैनक्रियाज के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग फंक्शन होते हैं। एंडोक्राइन में तो क्या करती है? ये आपके इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह का सीक्रेशन करती है, और एक्सोक्राइन में पैनक्रियाटिक लाइपेज वगैरह जो फैट वगैरह के डाइजेशन के में हेल्प करता है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है। अब आपसे ये पूछा जाए कि बॉडी की सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन की बात करेंगे। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन का बात करेंगे। यदि मान लो कि बॉडी के अंदर इन द बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो वो कौन सा आएगा? आपका लीवर आएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या आएगा? आपका लीवर आएगा। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? यदि मान लो, स्लाइड छोटी है भाई थोड़ी सी, ठीक
ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा आपको जो बताने लायक हो या देखने लायक हो, क्योंकि वो चीज़ें मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, पैनक्रियाटिक, हाँ एक और था आपका इंसुलिन है। इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और ये कौन से पार्ट में होती है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे होती हैं? पैनक्रियाज के टेल पार्ट में। 3 पार्ट होते हैं ना, हेड, बॉडी और टेल। ठीक है, टेल पार्ट के अंदर होती हैं आपकी कौन सी? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो क्या करती हैं? आपकी इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें थायराइड हार्मोन का क्या होता है? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HbA1c। ये मैंने पहले बताया था आपको। HbA1c का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती है? ग्लूकोज का लेवल होता है, ब्लड शुगर का जो लेवल होता है पास्ट 3 मंथ्स का लेवल हमको बताती है। ठीक है, तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टॉपिक्स के साथ में, ऐसे ही शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज और ऐसे ही रिवीजन के साथ में, क्विक रिवीजन के साथ में। भाई जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है हमारी क्लास को स्किप कर सकता है। ठीक है, जिसको ज़रूरत हो कि मुझे छोटी छोटी बातें, छोटे क्वेश्चंस भी कवर करने हो, वो हमारे साथ में ज़रूर बने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। अब इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मान लो आपको यदि DSSB की तैयारी कर रहे हो और अभी भी आपके पास में यदि मौका है इस चीज़ का, आप DSSB की तैयारी कर रहे हो और आपको ज़रूरत है एक अच्छे प्लान की और एक अच्छी स्ट्रेटजी की, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से लेके आया हूँ DSSB का सुपर प्लान। जिन स्टूडेंट्स को DSSB की तैयारी करनी हो वो DSSB की तैयारी आप हमारी एप्लीकेशन से करें। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमने जो मटेरियल दिया है वो इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसा मटेरियल नहीं है। एक ही प्लान के अंदर सारी चीज़ें, एक ही प्लान में सारी चीज़ें, जिसमें आपको नर्सिंग की क्लासेज भी मिलेंगी, नॉन नर्सिंग की हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेंगी। और इम्पोर्टेंट इसमें एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो GK की क्लास होने वाली है, GK की क्लास हम स्पेशली करंट अफेयर्स पे बनवा रहे हैं इसको, करंट अफेयर्स के, क्योंकि DSSB के अंदर करंट अफेयर्स जो होता है ना, ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो DSSB के लिए GK की करंट अफेयर्स की क्लासेज डेली आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको रीजनिंग की क्लास मिलेंगी, मैथ की क्लास मिलेंगी, एक ही प्लान में सारी चीज़ें, नर्सिंग, नॉन नर्सिंग के 5 सब्जेक्ट, प्लस सबसे बड़ा धमाका क्या है अपना कि डेली आपको 200 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आपको अपने आप का आकलन भी करना है कि मैं कहाँ पे हूँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर प्लान कहीं और होगा। ये प्लान जो हमारा 1500 रुपये का था, उसकी रेट हमने जब से DSSB की डेट आई है तब से आप स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट, मैंने पहले भी बोला कि RNU नर्सिंग क्लासेज जो है वो एक स्टूडेंट फ्रेंडली है और जो पुअर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हेल्प करती है, क्योंकि इतनी रेट के अंदर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कुछ खर्चे भी आते हैं जो आपसे निकालना होता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको RNU नर्सिंग क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए और RNU नर्सिंग क्लासेस का जो प्लान है, DSSB का सुपर जो प्लान है, उसको आप सर्च करें, उसको आप रजिस्टर करें, उसको आप परचेज करें। और आपकी एग्ज़ाम 12 अगस्त से कम 20 दिन तक चलने वाली है। अभी आपको डेट का पता नहीं और अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया, तो मैं कह रहा हूँ आपको ये जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए। दिन के 8 घंटे दे दो एप्लीकेशन को, आपका सिलेक्शन पक्का है। 8 घंटे एप्लीकेशन पे आप स्टडी करोगे तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल ही कुछ ऐसा है। इसी के साथ में यदि आपको ऐसा लग रहा हो, यदि आपको लग रहा हो कि यार मुझे तो है ना आज तक यही नहीं पता कि मुझे DSSB के पुराने पेपर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि आप जैसे RNU नर्सिंग के एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां पे एक और फोल्डर बिल्कुल मिनिमम चार्ज 99 रुपीज़ के अंदर ओल्ड पेपर्स पड़े हैं। आज तक के जितने भी DSSB के पेपर्स हैं, वो सारे पेपर्स, जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स के पेपर हैं, आप ये मटेरियल पढ़ लो, बहुत है आपके लिए। DSSB में इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नॉन नर्सिंग की जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट के पास इसी की नहीं होती है। और मेरिट जो होती है वो आपकी मेरिट कौन डिसाइड करेगा? आपका नॉन नर्सिंग पार्ट करेगा। तो आज ही चुने RNU नर्सिंग क्लासेज और दे अपने सपनों को साकार करें और DSSB के अंदर नर्सिंग ऑफिसर जरूर बने। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।